अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स डायरी। और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले जब भी हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट के देयर आर एंजाइम्स विच बेसिकली हाइड्रोलाइज द प्रोटीन when we talk about the digestion of the protein. So there could be endopeptidases जो कि अटैक करेंगे इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ द प्रोटीन्स, जिसमें पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। दीज आर द मेन काइंड ऑफ एंजाइम। फिर दूसरे टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो जिसको हम एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं। ये एक्सोपेप्टाइडेजेस दीज एक्ट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ टर्मिनल अमाइनो एसिड्स. So we all know that amino acids have carboxy terminal and it has an amino terminal. If an enzyme act from the carboxy terminal, we call that as carboxypeptidase. While if amino acid break the protein from the amino terminal, we call that as aminopeptidases. There is also an enzyme which we call as renin, which is present in children, जिसको काइमोसिन्स भी कहते हैं, and it is mostly found in the stomach of the infants in children. And the basic function of this enzyme is the curdling of the milk. So it basically converts milk protein casein to calcium paracasinate, which can be effectively digested by pepsin. जो you all know कि बच्चों में ज़्यादातर जो उनकी डाइट है वो मिल्क ही होता है, और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन मोस्टली होता है वो कैसीन होता है। तो ये बेसिकली रेनिन क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर लेता है इस किसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में, लिहाजा ताकि वो उसको मुवाफिक बनाया जा सके और पेप्सिन फिर उसको फर्दर इजीली डाइजेस्ट कर सके। यही रेनिन फिर एडल्ट्स में जो है चूँकि हमारे पास मौजूद नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, हम सिर्फ मिल्क पे गुजारा नहीं करते और हम डाइट में प्रोटीन्स को डायरेक्ट ले रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ एग्स। सो इस तरह से फिर रेनिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम प्रॉपर आते हैं कि प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो किस तरह होती है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि माउथ के अंदर पार्शियल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन जहाँ प्रोटीन की बात है तो प्रोटीन की मैकेनिकल ब्रेकडाउन तो हो सकती है, मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है ताकि फूड को मॉइस्ट रखा जाए, लेकिन कोई ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं है जो प्रोटीन को माउथ के अंदर डाइजेस्ट कर सके। लिहाजा फूड को जो भी मेस्टिकेशन के प्रोसेस के बाद माउथ के अंदर स्टमक के अंदर आता है, और स्टमक के अंदर फिर एक प्रोसेस शुरू होता है इसकी डाइजेशन का। यहाँ पे इसकी सेमी डाइजेशन होती है। सीरस सेल स्टमक के वाल के अराउंड मौजूद होते हैं और जो इसको हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जब भी हम फूड को लेते हैं या फूड की हमें स्मेल फील होती है, तो हमारे जो गैस्ट्रिक ऑर्गन है या स्टमक है उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम गैस्ट्रीन कहते हैं। ये गैस्ट्रीन जो है सीरस सेल्स जो है या वॉल ऑफ द स्टमक के इर्द गिर्द जो सेल्स हैं इसको लाइक मैसेज कन्वे करता है कि HCl रिलीज करवाया जाए, बिकॉज फूड जो है थोड़ी देर में पहुंचने वाला है ताकि pH को लो किया जा सके। सो HCl ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है, और साथ ही साथ HCl जो है वो फर्दर एक्ट करता है एक एंजाइम पेप्सिनोजन के ऊपर, जो कि बेसिकली हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। सो पेप्सिनोजन बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में होता है इनिशियली जब फूड नहीं पहुंचा होता। सो जैसे जैसे HCl रिलीज होना शुरू होता है तो ये जो पेप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ये जिसको हम कहते हैं कि जाइमोजीन फॉर्म में है, इसको ये इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में जो कि एक्टिव फॉर्म में है। सो ये पेप्सिन अब एक्ट करता है जो भी प्रोटीन्स पहुंचे हैं स्टमक के अंदर ताकि उसको फर्दर डाइजेस्ट कर सके। एक और काम भी होता है कि ये जैसे जैसे पेप्सिन बनता है ये ऑटो कैटालिसिस करता है पेप्सिनोजन की, यानी ऑटो कैटालिसिस का मतलब है कि पेप्सिन जितना जैसे ही बनता जाता है वो पेप्सिनोजन को फर्दर कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। सो एक तो HCl की वजह से पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा ये कि जैसे जैसे पेप्सिन बनता जाता है ये ऑटो कैटालिसिस के ज़रिए इस पेप्सिनोजन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं। सो इस तरह से जब ये HCl और पेप्सिन एक्ट करते हैं प्रोटीन के ऊपर विद इन द स्टमक, तो प्रोटीन्स की सेमी डाइजेशन होती है, उसको पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है
सिमिलरली HCl की वजह से प्रोटीन की डिनेचरेशन भी होती है, स्टमक की मैकेनिकल मूवमेंट भी होती है जिसकी वजह से प्रोटीन जो है जो डिनेचर होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जब प्रोटीन डिनेचर होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम जैसे कि पेप्सिन वगैरह है उसको बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसको जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स की जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होगी और प्रोटीन की डाइजेशन होगी। लिहाजा स्टमक में सेमी डाइजेशन होती है प्रोटीन की। फिर जो भी सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स जो है वो फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे मज़ीद एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कुछ हमारे पास जो है वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द पेंक्रियाज, तो उसके में ट्रिप्सिन मौजूद होता है, काइमोट्रिप्सिन मौजूद होता है और इलास्टेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो इनको फर्दर कन्वर्ट करते हैं इनटू अमाइनो एसिड ओलिगोपेप्टाइड्स, और फिर ये ओलिगोपेप्टाइड्स जो हैं इसके ऊपर फर्दर कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस जिसका हमने पहले जिक्र किया है, अमाइनो पेप्टाइडेजेस या डाईपेप्टाइडेजेस एक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट कर लेता है इनटू सिंपल अमाइनो एसिड या डाईपेप्टाइड्स ताकि ये इजीली अब्जॉर्ब हो सके। इंटेस्टाइन के अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है उसकी थोड़ी सी आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि जैसे ही फूड सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स पहुंचता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंटेस्टाइन जो है दो हार्मोन्स रिलीज करता है। एक को कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरे को कहते हैं सिक्रेटिन। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये मैसेज पास ऑन करते हैं पैंक्रियास को, ठीक है। और दूसरा ये कि इंटेस्टाइन से जो एक तीसरे जो एंजाइम रिलीज होती है वो है एंटेरोपेप्टाइडेसिस। सो ये एंटेरोपेप्टाइडेज भी आगे हम उसका फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे। सो इंटेस्टाइन से ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है ये ऑटोकैटालिसिस भी करता है, यानी जैसे जैसे ये कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, जैसे हमने पेप्सिनोजन के फॉर्म में पढ़ा था पेप्सिन के स्टमक के अंदर, तो ये ऑटोकैटालिसिस के जरिए मजीद इंटेस्टाइन के सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैंक्रियास तक मैसेज जाए। इसका फ़ायदा क्या होता है? ताकि प्रोसेस को इन्हांस किया जाए, ये जो ऑटोकैटालिसिस होती है। सो पैंक्रियाज के अंदर जब मैसेज पहुंचता है तो पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसके अंदर ट्रिप्सिनोजन मौजूद है। रिमेंबर, जब भी ये नोजन का लफ्ज आता है इट मीन्स कि ये जाइमोजन फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। एंजाइम अर्ली ऑन इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए मौजूद होते हैं कि स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर अगर ये हर वक्त एक्टिव फॉर्म में मौजूद हो और फूड अवेलेबल ना हो तो उस केस में ये वॉल ऑफ द स्टमक या इंटेस्टाइन में को नुकसान पहुंचा सकता है, एंजाइम्स के ऊपर जो है वो एक्ट कर सकता है। लिहाजा जब ज़रूरत पड़ती है तब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। लिहाजा पैंक्रियास से जो भी पैंक्रियाटिक जूस आता है जिसमें ट्रिप्सिनोजन मौजूद होता है वो इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन इसको एक्टिव कैसे किया जाता है? जब इंटेस्टाइन से हमने कहा था कि एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको एंटेरोपेप्टाइडेज बोलते हैं, एंटेरोपेप्टाइडेज बोलते हैं। ये एंटेरोपेप्टाइडेज इस ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करता है और इस नोजन पार्ट को या उसका जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड पार्ट है जो इसको इनएक्टिव रखे हुआ है उसको ब्रेक डाउन करता है, कट करता है। लिहाजा ये ट्रिप्सिन फॉर्म में आ जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। इसमें अगेन ये ट्रिप्सिन ऑटोकैटालिसिस के जरिए ट्रिप्सिनोजन को मजीद ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। सो दो फैक्टर हैं, एक एंटेरोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा ट्रिप्सिन जैसे जैसे बनता है वो मजीद ट्रिप्सिनोजन्स को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो डबल इफेक्ट जब आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिन बनता है। तो ट्रिप्सिन की भी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इंटेस्टाइन के अंदर जो बाकी एंजाइम्स मौजूद है जिसमें काइमोट्रिप्सिनोजन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रो इलास्टेजेस है तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी, दीज आर ऑल एंजाइम्स जो कि पेप्टाइड्स को ओलिगोपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड और डाईपेप्टाइडेज, तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जहां भी नोजन या प्रो का लफ्ज आता है इट मीन्स कि इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म इनिशियली या जाइमोजिन फॉर्म में है। तो इनको एक्टिव करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिन बनेगा वो काइमोट्रिप्सिन को कन्वर्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर,
प्रो इलास्टेज को कन्वर्ट करेगा इलास्टेज के अंदर, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस के अंदर। ये एंजाइम्स जितनी भी हैं, जैसे कि इलास्टेज हमने पढ़ा या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी पढ़े हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, ये स्पेसिफिक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है तो कार्बोक्सी टर्मिनल से करेगा। सो ये स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि कार्बोक्सिल और अमाइनो टर्मिनल के दरमियान है, इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, सो ये एंजाइम काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। अब अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर आते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड्स जब मोनोमर फॉर्म्स में आ जाते हैं या डाईपेप्टाइड्स फॉर्म में आते हैं, सो दे कुड बी इजीली अब्जॉर्ब बाय द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, जैसे कि हमने ग्लूकोज के अंदर देखा था। सो ये अमाइनो एसिड आर बेसिकली ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जिसको हम कहते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बिल्कुल सिमिलर है उसके जो हमने ग्लूकोज में पढ़ा था। और ये भी सोडियम डिपेंडेंट सिम्पोर्टर मूवमेंट है, यानी जब ब्रश बॉर्डर पे जो ल्यूमन के अंदर जो सेल है अराउंड द ब्रश बॉर्डर, तो उसमें ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद होते हैं, और ये सोडियम की मूवमेंट के साथ ही अमाइनो एसिड्स भी सेल के अंदर आ जाते हैं। सो इस डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसके अंदर अमाइनो एसिड, जो अभी हमने डाइजेशन पढ़ा है उसमें अमाइनो एसिड की कंसनट्रेशन अच्छी खासी आ गई है, डाइजेशन हो चुकी है। सो जब सोडियम अंदर आएगा तो साथ ही साथ सिम्पोर्टर मूवमेंट से अमाइनो एसिड को भी अंदर ले आता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने ग्लूकोज के अंदर पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि अगेन ये जो सोडियम यहाँ आया हुआ है, ये इनडायरेक्टली सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप के जरिए एटीपी के जरिए आया है, यानी ये जो प्रोसेस है सिम्पोर्टिव मूवमेंट है अमाइनो एसिड और सोडियम की, इसको इनडायरेक्टली एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये अमाइनो एसिड जब वंस सेल के अंदर आ जाता है, अब इसने आना है पोर्टल वेन के अंदर, तो सेल की दूसरी तरफ भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि इसके ज़रिए चैनल के थ्रू या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के ज़रिए ये अमाइनो एसिड पोर्टल वेन में आ जाता है और फिर लीवर तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अराउंड 6 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, जिसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए सिम्पोर्टर मूवमेंट है फॉर अमाइनो एसिड, जो कि शॉर्ट और पोलर साइड चेन के लिए होते हैं, जैसे सीरीन, थ्रियोनिन, एलानिन है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए अपना है और एरोमेटिक और हाइड्रोफोबिक साइड चेन को कवर कर रहा है। इम्यूनो एसिड सिम्पोर्टर अलग है, जिसमें प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन के लिए है। बेसिक अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर लाइसिन, अर्जिनिन, सिस्टेन के लिए है। एसिडिक अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर भी एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और बीटा अमाइनो एसिड सपोर्टेड भी है, जैसे बीटा एलानिन, टॉरिन वगैरह के लिए। सो ये डिफरेंट 6 तरह के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स मौजूद है, जिसके ज़रिए अमाइनो एसिड्स को अब्जॉर्ब करवाया जाता है सेल्स के अंदर। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ एसोसिएटेड होती है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड, जिसमें हम 2 की एग्जांपल देते हैं मोस्टली कि एक हार्टनेप्स डिजीज़ है, जो कि एक ख़ास फैमिली थी हार्टनेप्स के नाम से, जिसमें ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड यूरिया भी हम कहते हैं जिसको। इनएबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल एंड रीनल एपिथेलियल सेल टू अब्जॉर्ब न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। सो इसमें बेसिकली अब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर या रीनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर। जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं वो डिफेक्टेड होते हैं, या जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और ये जो ट्रिप्टोफैन, एलानिन, सीरीन, थ्रियोनिन, वैलिन वगैरह, ये अमाइनो एसिड जो हैं दे आर अनेबल टू अब्जॉर्ब प्रॉपरली। स्पेसिफिकली ट्रिप्टोफैन वगैरह की डिफिशियंसी अगर हो तो सीवियरली इफेक्ट आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, पेलिग्रा लाइक सिम्टम्स आते हैं, जिसमें डायरिया, डिमेंशिया वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक सीलिएक डिजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ डिसऑर्डर है, जिसमें ये जो प्रोटीन्स है जिसके अंदर अगर ग्लूटन है और उसके अंदर ग्लेडियन पार्ट मौजूद है, तो उसकी अगेंस्ट जो है बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं। लिहाजा जो भी आप डाइट में प्रोटीन्स ले रहे हो, अगर उसके अंदर ग्लूटन पार्ट है और ग्लूटन के अंदर ग्लेडियन है, तो उसकी अगेंस्ट जो है बॉडी उसको फॉरेन सब्सटेंस समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, लिहाजा वो फूड अब्सॉर्ब नहीं होता, खास करके प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हो जाती है। सो दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर माइल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक, देयर आर सम अदर diseases which are associated to protein digestion or absorption,
बट हम मेजरली इन दो को डिस्कस हमने कर लिया है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.